के आ रहा है, तो बोलता है अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ अलीगढ़ में, मेरे घर का गृह प्रवेश है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू वैसे भी बच्चे के नाम पे भी मेरे को परेशान करता है, ले जा। जब इंसान परेशान हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि भैया ले जा, तो मैंने भी वही किया। उसके बाद 4 दिन तक ये बच्चे को लेके कहाँ रहा मुझे नहीं पता, मैं परेशान रही। तो ये मुझे धमकी के साथ साथ बोलता था इसका पासपोर्ट रेडी रखना, पासपोर्ट रेडी रखना। उस दिन मैं इतनी परेशान हुई, भैया ले पासपोर्ट भी ले, क्योंकि तो फिर मुझे बोलेगा कि इसका पासपोर्ट दे। 4 दिन तक ये कहाँ था इसने मुझे बताया नहीं। जब बच्चे का पासपोर्ट इसके फादर के पास है तो आपको लगता है कि मैं ये रिस्क लूँगी 2 साल के बच्चे को? जिस आदमी ने मेरे जो दूध पीता हो माँ का, उस बच्चे को अलग कर दिया अपने उसके लिए, से स्वार्थ के लिए, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर जब बच्चा छोड़ने के लिए आया 18 मई को, तो खुद घर पे आया भी नहीं। बाउंसर्स जो होते हैं क्लब्स में, जो बाउंसर्स होते हैं, उनके थ्रू बच्चे को छुड़वाया। रात के 11:30 बज रहे थे, मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने सुबह 18 मार्च को मुझे बोला था कि क्या तुम घर पे हो, आज मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत बोला यस। सुबह 12 बजे से रात के 11:30 बज गए। इस बीच में मैंने पुलिस वालों को भी फ़ोन कर दिया था वर्सोवा में, जो मेरे जानने वाले हैं। लेकिन मैं बाहर होके घूम रही थी तो देखा एक गाड़ी आके रुकती है मेरी बिल्डिंग के सामने से, जिसमें ये होता है बच्चा होता है, 2 बाउंसर होते हैं। और ये बाउंसर को देखे, वो बाउंसर को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी जो कंट्रोवर्सी हुई, नहीं, मेरे को घर में एक मेड चाहिए थी जिसने उसको रखा था। तो ये गौरव का बाउंसर का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये क्लब में जाने वाला में से है, ठीक है। तो वो बाउंसर के थ्रू बच्चा दिया और वो वहाँ से निकल लिया। फिर मैंने वेट किया बाउंसर को ऊपर के आने का। मैंने कहा तुझे पता है ये क्या सीन है? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्राइम चल रहा है, तुझे पता है तेरे सर जो है बच्चा लेके गए थे छीन के? बोले नहीं मैडम। मैंने कहा अगर मैं अंदर बिल्डिंग में मेरा मर्डर हुआ होता, अंदर कौन फंसता? तू फंसता ना। तो बोला मैडम ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा अगर पुलिस में मैं गई, तुझे बुलाना पड़ेगा तो आएगा ना? बोला हाँ मैडम मैं आऊँगा। तो उसके बाद इसने उसने बाउंसर ने बोला, बाउंसर का नाम जीतू है, कि मैडम तो घर पर ही नहीं है। तो भाई साहब मुझे मैसेज करते, वाओ यू आर नॉट घर, रात के 11:30 बजे में, तुझे क्या पता है एक माँ का जब बच्चा गया हो तो घर पे बैठेगी क्या वो? नीचे घूम रही हूँ मैं, पुलिस स्टेशन आई हूँ मैं। तो उसके बाद उसने टाइम लिया, पूरी स्टोरी समझी, और उसके बाद बोलता है जो होता हो तेरे पे कर ले, गुड बाय हेमलता। उसका ये लास्ट मैसेज था 18 मई को। जो दूध पीते हुए बच्चे की जो बात है, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने बिग बॉस में जाने के लिए होकर आपके बच्चे को कहाँ छोड़ा नहीं छोड़ा, वो इतने फिक्र में थे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि आपने कभी उनको आपकी मम्मी से मिलाया ही नहीं। आपने कहा कभी आपका कोई कांटेक्ट है ही नहीं आपकी फैमिली से, और सडनली वो देखते हैं कि आपकी मम्मी के साथ वो 2 साल का बच्चा है। तो ये कितनी सच्चाई है? ये इतनी सच्चाई है कि जैसे मेरा फाइनल हुआ बिग बॉस का, मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मैंने पहले बोल दिया था कि मम्मी शायद मेरा बिग बॉस में हो सकता है, तो प्लीज़ यू हैव टू कम। क्योंकि जब से मेरी दूसरी शादी हुई है, मम्मी पहली बार मुंबई आई है, बट चूँकि बिग बॉस का मामला था तो इसलिए मम्मी ने ये लिया स्टेप कि चलो मैं आ जाती हूँ। हालांकि गौरव का मेरी मम्मी का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे आपने बोला मिले नहीं हैं, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है, ठीक है। तो मेरी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हर किसी के पास एक माँ, एक ऐसा बंदा होता है, इंसान होता है जिसके ऊपर पूरा आँख बंद करके भरोसा करता है। तो मेरे बच्चों के लिए मेरी माँ से बेटर कौन हो सकता है? और दूसरी बात, 6 महीने में उस आदमी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ उसको कि अच्छा मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ माई सन? ये बोलूँ मैं ये दिखाऊँ उसको कि अच्छा अब मैं जा रही हूँ स्टार बनने के लिए, तो तू बच्चे को संभाल? क्यों बोलूँ मैं? ये मेरी जिम्मेदारी। जब बच्चे मेरे साथ रह रहे थे तो मेरे को जो राइट पर्सन लगा उसको मैंने बुला, और उसके साथ साथ जो मेड जो 12 घंटे रहती है, और उसके साथ साथ जो एक यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, घर में कुछ भी चीज़ चाहिए वो 3 बंदे मैंने रखे हुए अपने घर पे। उसको आपको क्या लगता है बारात बिठा दूँ क्या? अगर वो बातचीत होती हम दोनों की तो तब भी तो वो बोलता है हेमा यार या तो मेरे घर से आएगा या तो वो तेरे घर से आएगा। क्या उसके बाद क्या वो खुद टट्टी साफ करता है क्या? उसने तो आज तक टट्टी साफ ही नहीं की है मेरे बच्चे की। उसने तो डायपर नहीं बदला, 2.5 साल का बच्चा हो गया, 2 महीने का 3 महीने का बना फिरता है बाप। देखा उसने कभी किस तरह की, किस रंग की, कैसा इसका दांत आया या नहीं आया? आज तक सोचा कि इसको इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? मैंने लगवाया इंजेक्शन। तो पैदा करना बड़ी बात नहीं है, जो पाल रहा है वो बड़ी बात है, और वो मैं पाल रही हूँ, चाहे पहले वाला बेटा हो चाहे दूसरे वाला बेटा हो। पर ये भी गया कि डिवोर्स आपके तरफ से हो रहा है, क्योंकि कोई तो आश्रम था जो उन्हें अपने होम टाउन में कहीं पे खोलना था, और आपने यहाँ से ये आप 31 मार्च की बात बता रही है। उस आदमी से मैंने जब शादी की, उसने शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे बोल दिया था कि मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हूँ। और एक बार बोले तो ठीक है,
मुझे मारे तो भी ठीक है, थूके तो भी ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाऊंगी। लेकिन जब बात मेरे बच्चे की आई ना, मैं डिप्रेशन से वापस आई हूँ। उस आदमी ने मेरा मुंबई से पैकअप, अफ्रीका से फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर अफ्रीका से मुंबई, ये 2 साल की जर्नी है मेरी। कैसे झेला होगा मैंने, गाली कितनी खाई होंगी मैंने। 2 साल में मैंने इस आदमी ने घुमा दिया मुझे। और अब यहाँ पे भी तब आई हूँ मुंबई, जब मुझे लगा कि भैया अब मैं मुंबई ही जाऊंगी और वही जाके कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। और इसने बोला था तू मुंबई चली जा, तेरे को महीने के 10,000 रुपये बेचता रहूंगा मैं। इतनी औकात है तेरी, छोटा घर ले लेना कहीं, 10,000 रुपये बेचता रहूंगा मैं, ये मेरी औकात है। उसने औकात 10,000 की बताई है मेरी। ये पिछले साल की बात है, फरवरी की। 10 मार्च को मैं यहाँ पर आई थी और आते ही 2-3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, और 18 मार्च को भी मैं हॉस्पिटल में थी। और पूछिए क्या पूछना है। आपने जैसे कहा कि आपके बड़े बेटे से आपको मिलने नहीं दिया जाता था, और आपके बड़े बेटे के साथ वो बहुत ज्यादा जुल्म भी करते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब तक कि आपकी उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको कुछ पीछे प्रॉब्लम हुआ था बैक में, वो अभी भी है। हाँ, वो अभी भी है। तो उन्होंने अलग अदर्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाया उनको, और फिर युगांडा भी लेकर गए, और फिर उसका जो भी स्टडी था वहां पर जाके उन्होंने एडमिशन वगैरह करवाने की कोशिश की थी। कितनी सच्चाई है ये बात है? अगर एक्टिविटी करा दी तो भैया तुमने उसको, बच्चों को अडॉप्ट किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुमने उसको एडमिशन की बात करा दी, वो तो कराना ही पड़ता है। जब तुमने उसको एक्सेप्ट किया है मेरे साथ, तो मेरे बच्चों को तो कराना ही पड़ेगा। उसमें भी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि तुम उस बच्चे को मार रहे हो। तुम तो ये जिम्मेदारी उठा रहे हो, तुम्हें तो पता था ना ये बच्चा मेरा है, और तुमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तुम आदमी हो गया, अगर मेरे को 25,000 की साड़ी पहना रहे हो और तुम्हारी लाखों की सैलरी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या दुनिया में तुम पहले ऐसे आदमी हो जो अपनी बीवी को साड़ी पहना रहे हो 25,000 की, या लाखों का डायमंड का सेट पहना रहे हो? अरे उठ के देखो क्या क्या करते हैं अपनी बीवी के लिए, लेकिन उसको लगता है ये बहुत बड़ी बात है। पीछे उसके जो इशू था वो आज भी है, लेकिन उसको वो याद है। अब क्या हो रहा है पीछे, आगे क्या, उसको कुछ याद नहीं है। तुमने एहसान कर दिया क्या? अगर तूने एहसान कर दिया है तो मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे बच्चा दे के, जो तेरे पहली शादी में नहीं था। तेरी मार खा के मैंने एहसान किया है। मेरे सामने जो तूने मेरे बच्चे को मारा वो मैंने देखा, मैं मरी नहीं, सुसाइड नहीं किया, वो मैंने एहसान किया है। किसी को खाना खिला के बोलेगा एहसान किया है? बच्चे को खाना खिला के स्कूल में एडमिशन करा के, सीरियसली डू यू थिंक ये एहसान है? ये फर्ज था जो वो कर रहा था। एहसान तब होता जब उसको बाप का प्यार देता, कि इसको इसके बाप का प्यार नहीं मिला, मैं दे रहा हूँ, ये मेरा एहसान है, वो होता है एहसान। फर्ज का कोई एहसान नहीं होता, ड्यूटी इज ड्यूटी। मैम आप बताइए, आप केस से जुड़ी हुई हैं, आपको दोनों साइड ही पता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी जो चल रहा है करंट सिचुएशन के साथ? देखिए, इन्होंने अपनी जो भी इंसिडेंट्स बताए हैं उससे रिलेटेड ये बिग बॉस के कुछ दिनों पहले मुझे मिली थी लीगल एडवाइस के लिए। तो इनकी पूरी मैंने बातें सुनी थी, और बातें सुन के मुझे ये लगा कि इसमें काफ़ी कुछ इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एक एजुकेटेड बंदा है, अगर इंटरव्यूज़ आके लोगों को कॉल करके इंटरव्यूज़ देता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। वो एक एजुकेटेड आदमी ज़रूर होगा, बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन पे ज़रूर होगा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस करना एक गुनाह है। आप अगर जानते हो कि एक किसी औरत के साथ शादी कर रहे हो जो ऑलरेडी डिवोर्सी है, तो आप उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। अगर आप एजुकेटेड इंसान हो, अगर आपको लग रहा है आप जिस औरत के साथ शादी में हो और वो सही नहीं लग रही है आपको, आप दोनों का इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है, तो एक प्रोसीजर होती है, लीगल प्रोसीजर, जिसे डिवोर्स कहते हैं। आप अपना डिवोर्स लो। आप अगर एलिमनी देना चाहते हो, मेंटेनेंस देना चाहते हो, लॉयर एंगेज करो और ये सारी चीज़ें लीगल प्रोसीडिंग्स द्वारा करो। किसी औरत पर हाथ उठाना, किसी छोटे मासूम बच्चे पे हाथ उठाना, इनकी पोजीशन का या इनकी अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करना, ये कहीं भी लॉ में नहीं कहा गया है। कायदे से आप रहो, कानूनी चीज़ें फॉलो करो। आपको किसी ने लॉ वायलेट करने के लिए अधिकार नहीं दिए हैं। आप अगर एजुकेटेड आदमी हो तो एक एजुकेटेड आदमी की तरह बिहेव करो। जब ये मेरे पास आई, इन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें बताई। ये पहले भी 2-3 लॉयर्स के पास जा चुकी थी, लेकिन इन्हें कुछ वजह से इन्हें लगा नहीं कि इन्हें जस्टिस मिलेगा। और मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी सारी चीज़ें एविडेंसेस देख के, इनके पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस है,
फोटोग्राफ्स है, इवन यहाँ तक कि वीडियोस है जिसमें वो बंदा जो इनका हस्बैंड है जो इंटरव्यूज़ बुला बुला के दे रहा है और सारी चीज़ें जो क्लेम कर रहा है या फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसको हम कोर्ट में जब पेश करेंगे और पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जब ये बिग बॉस गई थी उसके हमने 4-5 दिन पहले पुलिस कंप्लेंट कर चुके थे। डीएन नगर पुलिस स्टेशन में उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, ये बिग बॉस के घर में थी, तो हम एफआईआर नहीं रजिस्टर कर पाए। अब ये आ चुकी है, 1-2 दिन में इनकी एफआईआर भी रजिस्टर हो जाएगी। एफआईआर जब हम रजिस्टर करेंगे, हम सारे एविडेंसेस जो है हम इनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस और उस बंदे ने जो भी इनके साथ इलीगल चीज़ें की है, जो कानून के दायरे में रह के नहीं की है, जो की है, एफआईआर ज़रूर होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती जाएगी। लेकिन आप अगर एजुकेटेड हो, सबसे पहला सवाल ये मेरा बोलने का, मैं तो सिर्फ लीगल बोल सकती हूँ कि पुलिस कंप्लेंट की है या हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे या जो भी अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट करेंगे। बट क्या ये सही है कि आप एक औरत अपने बलबूते पे खड़ी है, मेहनत करके यहाँ तक आई है, 2 मासूम बच्चे, एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उसे संभाल रही है, आप अभी तक कहाँ थे? आप अभी तक अपने बाप होने का फ़र्ज़ क्यों नहीं निभा रहे थे? क्यों आपकी पत्नी जब बिग बॉस के घर में जाती है, जब उसे थोड़ी बहुत फेम मिलती है या वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है या कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए करना चाहती है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, उस वक्त आपको अपने पर हुई चीज़ें या अपनी पत्नी ने जो गलत चीज़ें की थी वो आपको उस वक्त क्यों दिख रही है? और अगर इन्होंने कुछ गलत चीज़ें की थी उस वक्त, अगर बच्चा नहीं दे रही थी या उनके साथ कोई भी बदतमीज़ी कर रही थी या कोई भी ऐसी चीज़ कर रही थी, आप एक एजुकेटेड बंदे हो, आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, आपकी पहली शादी टूट चुकी है जिसमें आप आए भी नहीं हो, कोर्ट को एक्स पार्टे ऑर्डर पास करना पड़ा डिवोर्स का, आपकी पहली पत्नी ने भी आपके खिलाफ कंप्लेन की थी। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो आपने उस वक्त पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? आपने उस वक्त लीगल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं इनिशिएट की? अब जब कोई औरत अपने पैर पे खड़ी होना चाहती है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, आपको वो सारी चीज़ें याद आती है? ये सारी चीज़ें जो होती है, इस टाइप के जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं। आज पब्लिसिटी गेन करने के लिए आप जाके मीडिया में इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आपको कहीं से पता चल रहा है कि हेमा शर्मा आगे जा रही है, बिग बॉस में जाने वाली, तो आप अपना उस वक्त यूट्यूब 2 साल, आपकी कब मुलाकात हुई थी शादी.com के थ्रू? 2021 में, उस वक्त शादी हुई थी। 2021 से लेकर 24 तक हेमा शर्मा गलत नहीं थी? सिर्फ बिग बॉस में एंट्री करने के बाद हेमा शर्मा गलत हो गई? या आपको जब जानकारी मिली कि ये अब बिग बॉस में जाएगी, कुछ बन जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो मेल ईगो हर्ट हो जाएगा? तो 21 से लेके 24 तक एक औरत आप पे अत्याचार कर रही है, आपसे पैसे डिमांड कर रही है, आपसे 2.5 करोड़ मांग रही है, आपके 2 साल के बच्चे को मिलने नहीं दे रही है, आपको कुछ याद नहीं आता है? आपको उस वक्त याद आता है जब ये बिग बॉस के घर में जाती है और कहीं ना कहीं जब उनको पता लगा होगा कि हेमा शर्मा बिग बॉस घर जाने के पहले मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर चुकी है और मेरे पे एफआईआर हो सकती है, क्यों ना मैं अभी से ही एक माहौल बनाना शुरू कर दूं ताकि मुझे इसका बेनिफिट कोर्ट में भी मिले और मुझे पब्लिकली भी सिंपैथी मिले। मेरा इन शॉर्ट यही कहना है कि इनके साथ जो भी हुआ है उसके सारे एविडेंसेस के बेसिस पे हमने एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। आने वाले दिनों में हम जो भी अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स है इनके हक़ के लिए, इनके बच्चों के हक़ के लिए, हम सारी वो चीज़ें करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इनके बच्चों को उनका हक़ मिले, इनको इनका हक़ मिले। फाल्गुनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, एफआईआर हुई नहीं है, उससे पहले मीडिया ट्रायल्स करना, उन्होंने अपने तरफ का मुद्दा बता दिया, बट आपको नहीं लगता एफआईआर के बाद एक मीडिया ट्रायल करनी चाहिए जो एफआईआर से पहले हुई? देखिए, मीडिया ट्रायल हम नहीं कर रहे, हमें कोई शौक नहीं। क्या आज तक हेमा शर्मा आप लोग के सामने पुलिस कंप्लेंट लॉन्च हुई? मेरे पास तो ये कॉपी आज से 15 दिन पहले से पड़ी हुई, क्या मैंने इसको सर्कुलेट किया?
क्या हम आकर बोल रहे हैं, ये बिग बॉस में आने के बाद क्या ये बोल रही है कि मेरा पति ऐसा, या जाने के पहले पब्लिसिटी गेन कर ले कि ये तो कब से चल रहा है, ये आज आपको कंप्लेंट दिख रही है। इनके साथ तो ऑलरेडी ये लीगल नोटिसेस मेरे से पहले भी दूसरे लॉयर्स के थ्रू भेज चुकी है। ये लीगल एक्शन पिछले जिसकी वजह से एफआईआर अब तक हुई नहीं, इतना डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद भी, और कंप्लेंट हम उसके साथ, इनकी जो प्रीवियस लॉयर थी उन्होंने काफ़ी उनको कांटेक्ट किया, उसको लीगल नोटिसेस जा चुके, प्रीवियस लॉयर को वो टाइम पे टाइम दे रहा था, डेट पे डेट। उसका ये मकसद था कि कैसे भी करके मुझे डिवोर्स लेना है हेमा शर्मा से। ये सारी चीज़ें आज से नहीं चल रही है, पिछले 8 महीनों से, 9 महीने से, शायद उससे भी ज़्यादा से चल रही है। वो बंदा अप्रैल से चल रही है। वो बंदा, पिछले लॉयर उसको बुला बुला के थक गई कि अगर आप डिवोर्स चाहते हो, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स करना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को एक साथ बिठाऊँ, आप दोनों अपनी बात रखें, क्योंकि हमें जब डिवोर्स पिटिशन, म्यूचुअल कंसेंट हो या डिवोर्स पिटिशन जब फाइल करना होता है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो दोनों पार्टीज़ को साथ में बिठाना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि अगर कोई कंसेंट टर्म्स फाइल करनी है, कोई सेटलमेंट है, या वो पैसे दे रहा है, एलिमिनी दे रहा है, बच्चों की कस्टडी, तो उस पहले वाले लॉयर ने डिवोर्स की बात हुई। बट अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, वहां पर तो कंप्लेंट एफआईआर फाइल होती ही है डोमेस्टिक वायलेंस पर, तभी एफआईआर क्यों नहीं हुई डोमेस्टिक वायलेंस? पुलिस कंप्लेंट नोटिसेस, इसका जवाब ही मैं आपको दे रही हूँ, आप ठीक से सुन लीजिए। जब सेटलमेंट की बात हो रही है कि म्यूचुअल डिवोर्स होने वाला है, तो मैं या कोई भी लॉयर ये नहीं चाहेगा कि लिटिगेशन बढ़े, कि पुलिस कंप्लेन करो। जब ऑलरेडी बंदा सामने से सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो पुलिस कंप्लेन करने की कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। कि अब अगर हम म्यूचुअली एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं, तो हम पेपर्स बनाएंगे, और डिवोर्स का जो म्यूचुअल कंसेंट का जो एप्लीकेशन है वो फैमिली कोर्ट में होगा, ना कि पुलिस स्टेशन जाके डिवोर्स होने वाला है, ना म्यूचुअल कंसेंट से होने वाला है। म्यूचुअल कंसेंट की वो बंदा खुद बात कर रहा था। अगर मुझे सामने से कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करना है, मैं अपना शांति से अलग हटना चाहता हूं, तो इसका कोई भी लॉयर यही एडवाइस देगा कि आप दोनों साथ में बैठिए। और जब हम म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, तो पुलिस कंप्लेंट करना या डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट करना कोई मतलब नहीं बनता है। सेटलमेंट की बात रही, तो ये इनका कहना है, गौरव का कहना है कि आपने वो डिमांड की थी। वही उनका ये भी कहना है कि उनका इतना था कि वो मीरा रोड तक के आपको घर दिलाए, लेकिन वो आप, इसलिए मैं कह रही हूँ सेटलमेंट की बात वो सिर्फ वन साइडेड कह रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस है, हमारे पास वीडियोस है, मैसेजेस है, तो उनके कहने से हमें यहाँ नहीं बैठना है वो क्या कह रहे हैं, ये हम क्या कह रहे हैं। आज जो ये हो रही है, जो भी वो सामने से एलिगेशंस लगा रहे हैं, इसके लिए मुझे भी आना पड़ा। अदरवाइज़ मेरा इनसे यही एडवाइस था कि आप कोर्ट में फाइल करो, पुलिस कंप्लेन करो, जो भी करो, बट सामने से बंदा जब आ रहा है तो इनका जवाब देना बनता है। वो सेटलमेंट की बात बोल रहा है कि मैंने सेटलमेंट की बात की, इन्होंने की, ये बोल रहे इन्होंने की, उसने की, उसमें हमें नहीं जाना है। आने वाले दिनों में जब लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी, हमें एविडेंस तो लगाना पड़ेगा, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस, हमें चैट्स, वो सारी उसको एग्जिबिट करनी पड़ेगी। उनको बोलने दो ना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। जब मीडिया को बुलाया गया है तो हमें तो इसका जवाब मैं यही दे रही हूँ कि अगर सेटलमेंट, चलो ये भी कह रही है या वो भी कह रहे, कोई भी कह रहा है, बात तो यही थी ना कि दोनों लोगों को साथ में नहीं रहना था। तो अगर ये सेटलमेंट की बात कर रही है और अगर वो चाह रहे कि चलो ये भी कह रही है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इन्होंने भी कहा कि मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे आपको छोड़ना है, तो इसका रास्ता क्या होता है? क्या मीडिया में बाइट्स देना होता है, इंटरव्यूज़ देना होता है, या कोर्ट एडवोकेट की ऑफिस में जाना होता है? आप एडवोकेट की ऑफिस में पिछले 5-6 महीने से जा नहीं रहे हो। आप मैसेजेस पे बोल रहे हो कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। आप उस वक्त क्यों नहीं जा रहे हो? अगर चलो इन्होंने भी कहा तो आप क्यों नहीं एडवोकेट के पास जा रहे हो? आपको जाना चाहिए था ना। चाहे ये कह रही है वो करी, एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि दोनों को डिवोर्स चाहिए था, चाहे इनको चाहिए या उनको चाहिए। सेटलमेंट की बात हो रही थी, आपने लॉयर के पास जाके बात कर लेनी चाहिए थी आपको, ना कि ये बिग बॉस में जाने के बाद सबको, मीडिया वालों को कॉल करे, मुझे इंटरव्यू देना, मुझे इंटरव्यू देना। आपको कैसे पता चलेगा कि हेमा शर्मा के घर में क्या चल रहा है? आपको जब या तो हेमा शर्मा बोलेगी या उनके हस्बैंड कॉल करके बोलेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। आप ये बिग बॉस में तब लोगों को कॉल करके इंटरव्यूज़ दे रहे हो, इससे अच्छा आप कोर्ट में जाओ ना। डिवोर्स इनको चाहिए, आपको चाहिए, जिस किसी को भी चाहिए। और आपके अगर आरोप जो भी है, आप या तो इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करो या आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करो।
मीडिया ट्रायल कौन चला रहा है? अगर इतना ही अत्याचार किसी आदमी पे हुआ है तो आदमी पढ़ा लिखा है, 10 लाख की महीने की सैलरी ड्रॉ कर रहा है, बड़ी पोजीशन पे है और इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसको मुझे या आपको या इनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। और वो आदमी जो ऑलरेडी डिवोर्सी है तो वो कायदा जानता है। बात यही समझ में आनी चाहिए। आपने पहली बीवी के बारे में क्यों इंटरव्यूज नहीं दिए? क्यों आप नहीं बोल रहे हो? हेमा जी से वही क्वेश्चन था, कि आपने आपको- इनके बारे में जानने की कोशिश हाँ, नहीं और नहीं। आपको पता था कि ये चीज हो रही ये है, पता उनके था पहले कि जो है डिवोर्स हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है वो मुझे, जब मेरी बात बिगड़ी है तब रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि इनका रवैया उसके साथ भी बहुत गंदा था। क्योंकि वो बेचारी तो जब इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, जो मेरी शक्ल भी ठीक है, अकल भी ठीक है और शायद कुछ कर भी लेती हूँ, तो वो तो बेचारी बहुत ऑर्डिनरी सी थी और बहुत उसका भी जो है मारा पिटाई उसके साथ बहुत होती थी। और फिर ऐसा शायद एक दिन आया 2015 की बात है कि उसको पुलिस बुलानी पड़ी, जो मुझे इन्होंने ही बताया है, ठीक है। और उसके बाद ये भाग गए अफ्रीका और उसके बाद इन्होंने उसको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और उसके बाद उस लड़की को, उनकी फैमिली को 1 साइडेड डाइवोर्स लेना पड़ा, जो पेपर मेरे पास हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि जो है 2.5 करोड़ वाली बात, घर वाली बात, तो मैंने उनको लिख दिया था सीधा टॉक टू द माई लॉयर। तो अगर उनको डिवोर्स चाहिए था तो वो उससे बात करते ना कि यार हेमा जी से मेरी बात हुई है, आप प्लीज़ हेमा जी को कन्विंस करें कि मेरे पास इतना बजट नहीं है या जो भी है, पर भैया पहले सामने तो आ। ये मैसेज चलेगा क्या? आप लोगों को किससे मुझे काम है कि मुझे निकलना है कहीं मीटिंग के लिए, इसके लिए किसी अभी जो मेरे साथ आ रहे हैं वो मेरे बहुत खास दोस्त हैं, जो मुझे 2012 से जानते हैं और जिन्होंने ये मेरी शादी कराई है दूसरी, और जो गौरव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और सामने से उन्होंने क्या क्या किया है मेरे साथ। दिनेश, हेमा जी, आपसे एक सवाल है। जैसे फाल्गुनी मैम ने बोला कि ये सारी चीजें अब क्यों निकली है बिग बॉस के वक्त, जब काफी वक्त से चल रहा था तब क्यों नहीं बोला, तो इस बात को लेकर क्या आपकी बात हुई है उनसे? देखिए ऐसा है, मैंने उस आदमी का नंबर कर रखा है ब्लॉक, सीधी सी बात है। उस आदमी के इस वक्त चल रहे हैं 3 से 4 नंबर, ठीक है। तो जो आदमी डिवोर्स के टाइम पे जो मुद्दे की बात है वो तो कर नहीं रहा है, और उसमें भी जो है फिर वो वही बातें कर रहा है जिन बातों से मैं हो गई हूँ परेशान। लास्ट मेरे पास जो मैसेज आया है वो आया था उनका युगांडा के नंबर से मैसेज किया, कॉल आया था अगस्त के महीने में, जब उनको पता चला था कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। तो रात के 3 बज रहे थे इंडिया के, जब उनका फ़ोन आया था। मैं भी जागी थी क्योंकि मैं कल क्या करना वो चलता है मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा भाई इसका रात को 3 बजे फ़ोन आ रहा है, 3 मिस्ड कॉल बहुत बड़ी बात होती है। मन में ये भी था कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है, ऐसा तो नहीं कुछ बात शेयर करना चाहता है। लेकिन मैंने जब 3 फ़ोन नहीं उठाए तो मैसेज आता है कि तुम बिग बॉस में जा रही हो, जो करना है ड्रामा करो, लेकिन मेरी इमेज ख़राब मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे अफेयर्स के बारे में किसी को बोला नहीं है। तो मैंने कहा भैया मेरा कौन सा अफेयर्स है। उसके बाद सलमान खान वाली जो है कंट्रोवर्सी, एक मनीष करके है, मनीष न्यूज़ नेशन में काम करते हैं वो, ठीक है। तो हमारा बीच में जो एक पीआर ग्रुप बना था, मैं, गौरव और वो। तो अगस्त के महीने में, डेट मुझे याद नहीं है, मैसेज आता है मुझे कि हाय दिस इज़ गौरव सक्सेना, और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ जिसमें आज तक इंडिया टीवी फलाना है, और मैं ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, फेक कंट्रोवर्सी, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सलमान जी को कि क्योंकि मैंने भी उसमें कुछ बोला है। तो वो मैंने देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया और वहाँ से ग्रुप से एग्जिट हो गई। तो जैसे एग्जिट हो गई तो भाई साहब ने वो मैसेज डिलीट कर दिया। तो भैया जिसको करना होता है वो बोलते नहीं है, मैंने किया है, फिर आप लोग यहाँ पर आए हो। हेमा, उसके बावजूद उन्होंने आप पे एक एलिगेशन लगाया कि वो 20 दिन बाहर रहते थे, 10 दिन आपसे मिलने आते थे। वो 20 दिन क्या होता था वो उन्हें नहीं पता। अच्छा, कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे कि आप चीट कर रहे थे। जैसे कि किसके साथ? वो मेरा बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो 20 दिन बाहर रहते थे, 10 दिन आते थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप वो 10 दिन उनके साथ देते थे, पर 20 दिन क्या होता था उसके बारे में उन्हें नहीं पता। चलो। क्या कहना चाहते? वो आदमी का जब मन करता था वो तब आता था, हर हफ्ते आता था। मैं जिस दिन से उस आदमी को मिली वो कभी मुझे बता के नहीं आया। उसको लगता था कि मेरा कोई चक्कर है और मुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन होता तो मिलता ना। मैं हमेशा सोए हुए मिलती थी, या तो खाते हुए मिलती थी, या नहाए हुए मिलती थी। हमेशा वो घर की चाबी रखता था, हमेशा हर हफ्ते आता था। इवन वो अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनसे झूठ बोला करता था कि मैं आज इस कंट्री में हूँ, और यहाँ का फ़ोटो चिपका देता था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं घर से काम कर रहा हूँ,
उसको यहाँ हर हफ्ते आने की लगी रहती थी। उसको ये लगता था कि उसकी घरवाली भाग जाएगी। क्यों भागेगी भैया, तेरे अंदर कमी है क्या कुछ? मैं तो नहीं भाग रही, मैं तो नहीं जा रही युगांडा। सेम मेरे साथ भी तो हो सकता है, मुझे भी तो डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे पड़ी नहीं है। इस आदमी ने मुझे इतना परेशान किया, मुझे क्या करूँगी उसका मैं जान के। मेरी तरफ से तू गू खा, आई डोंट केयर, तुझे मेरी पड़ी होगी, मुझे नहीं पड़ी है। तो वो हर हफ्ता आता था और 20 दिन तो हमने ज़्यादा बता दिया, महीने के वो 35 दिन यही रहता है। 35 होते हैं ना, हाँ चल नहीं सॉरी ज़्यादा बता दिया मैंने, 5 दिन वहाँ रहता था बस वो। और उसको सब पता रहता था। सलून में जाती थी ना तो वीडियो कॉल, किसी के पास बैठी हूँ तो वीडियो कॉल, ऑफिस में हूँ तो वीडियो कॉल। ऑफिस भी इसलिए बंद कराया क्योंकि उसने बोला मैं धंधा करती हूँ ऑफिस में बैठ के, मैं समाज सेवा के ऑफिस में बैठ के धंधा करती हूँ। जो मेरे 1-2 दोस्त आ गए, प्रोड्यूसर आ गए, डायरेक्टर आ गए, तो क्यों बुला रही है उनको? समोसा खिला रही, साले पैसे तो देते नहीं है ये लोग। क्या समोसा खिलाने के लिए ऑफिस खोला है क्या? ये बात जब मेरी एडवोकेट को पता चली, पहली वाली को, उसने बोला हेमा जो आदमी समोसे गिनेगा वो आदमी तेरे को पैसा देगा क्या? ये तो कर्टसी होती है कि कोई आदमी आए तो पानी दे। बोले ऑफिस में वही आदमी होना चाहिए जो पैसा दे के जाएगा फाउंडेशन के नाम का। मैंने किसी से मांगा नहीं। उनके 2 लाख रुपए फंड आया था उनकी कंपनी से, वो 2 लाख रुपए आज भी वैसे का वैसा है उनके अकाउंट में, मेरे हमारे हेमलता चैरिटेबल। उसने तो फाउंडेशन इसलिए खोली थी कि वो करोड़ों का फंड लेगा। जब नहीं आया तो उसको बुरा लगने लगा। जब एक औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि ऑफिस में तू धंधा कर रही है, क्या वो औरत ऑफिस में जाके बैठेगी? मैंने बंद कर दिया वो ऑफिस, 15 दिन हो गए मैं गई नहीं। मेरे घर की काम वाली को हटा देता था। काम वाली लगाएगी तू? तेरे बाप ने भी लगाई है कभी काम वाली? पोछा लगाएगी तू? और पूछो। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों पे वो अत्याचार करते थे, वैसे ही मेरा बड़े वाला, उसके वाला नहीं। हाँ, और जब उनकी ही फैमिली की बात आई, कहीं ना कहीं उनके भाई के बेटे से आपको काफी प्रॉब्लम था। उसके अभी बताती हूँ। मैंने तो इस आदमी का वो रूप देखा है कि फंक्शन हुआ मेरे बेटे का, जैसे 11 दिन का फंक्शन होता है, उसमें दारू पी के इसने हंगामा कर दिया, जिसमें इसने अपने भाई की कर दी बेइज्जती, धज्जे उड़ा दी मुंह पे थूक के। 100 लोग थे उस दिन फंक्शन में। इसने अपने भाई की जो बेइज्जती किया, उसके भाई और भाभी बेहोश हो गए थे। और फिर उसके बाद इसकी फ्लाइट थी, फिर फ्लाइट इसने कैंसिल करके माफ़ी मांगने आया। फिर उसके बाद दूसरा भी फंक्शन होता है, फिर उसमें भी झगड़ा करता है। तो उस पर दारू झलती नहीं है, दारू करके ये झगड़ा करता है। और रही आपकी बात, तो मेरा अधिकार है, मेरा पैसा ले रहा है क्या वो कि मैं बोलूँगी? अगर मैं इतनी पैसे वाली होती तो आज वो मकान जो है ना अलीगढ़ का, उस पर मेरा नाम होता।